नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नी है वो आपके ऊपर डीबी मेंटेनेंस सेक्शन 498A ऐसे कई झूठे केस आपके ऊपर कर दिए जाते हैं। लेकिन झूठ को उगलवाने के लिए, सच लाने के लिए सामने थोड़ा-सा आपको लड़ना तो पड़ता है, थोड़ी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको झूठ बोलकर आपको फँसा दिया गया है, तो निकलने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा-सा लड़ना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, नहीं लड़ते हैं, कानून से बचेंगे, भागेंगे, तो हो सकता है कि आप और ज़्यादा दलदल में फँस जाएँ और ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आपकी पत्नी ने कोई केस कर दिया है आपके ऊपर, तो आप उनको लड़ाएँ। वो झूठ के लिए लड़ रही है, तो आप सत्य के लिए लड़ें। सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको बताऊँगा विशेष कुछ चीज़ें, कुछ बातें जिनकी वजह से अगर आप इन सब चीज़ों के ये सब करते हैं, तो डेफ़िनेटली झूठ आपके सामने आएगा और केस आपका डिसमिस होगा। यानी कि जो आपके ऊपर केस किया गया है, वो। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे साथ चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या आपको करना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और एक हमारा चैनल और है लीगल आय के नाम से। उस चैनल का लिंक मैंने नीचे इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको भी आप देख लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ आपको अपडेट करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए, आपको अपने केस में लाभदायक होने के लिए मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आप उनको भी देखें, ताकि एक छोटी-छोटी कड़ी से आपको एक बड़ी राहत मिल सके और आप उन सब के सहारे किसी प्रकार से अपने जो प्रॉब्लम है, उनसे आप जूझ सकें, लड़ सकें और बाहर आ सकें। तो बहरहाल सेक्शन 12 डीबी यानी कि 12 डोमेस्टिक वायलेंस वायलेंस एक्ट, जो उसके तहत है, पत्नी केस करती है कि मुझे मारा, पीटा गया, दहेज माँगा गया, घर से निकाला गया। ऐसी कई प्रकार के एलिगेशन जो हैं वो अपने पति और पति के परिवार वालों पर लगाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल होता है, वो होता है डीपीओ का, यानी कि डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो एक कार्रवाई ऐसे करता है जैसे कि थाने में आईओ होता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। वैसे ही कार्रवाई जो काम होता है वो उसका डीपीओ का होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रिपोर्ट लगाने का। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसका होता है, लेकिन ये रिपोर्ट किस तरीके से लगाई जाती है, मैं आपको थोड़ा-सा बिंदु बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। इसमें साधारण तरीके से क्या होता है कि महिला जो है वो अपनी शिकायत लेकर डीपीओ ऑफिस जाती है और अपनी डीपीओ ऑफिस में शिकायत डीपीओ ऑफिसर के सामने या फिर उसके जो भी इर्द-गिर्द जो भी उसमें बाबू वगैरह होते हैं, उसमें उनके सामने अपनी बात कहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, अपनी अपनी कंप्लेंट जाके उसको दे दी जाती है। उसी कंप्लेंट के आधार पर वहीं रखा हुआ एक फॉर्म होता है, जो कि इसको बोलते हैं डीआईआर रिपोर्ट, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी कि जो घर में जो घरेलू हिंसा हुई उसकी रिपोर्ट। तो ये एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, महिला से पूछी जाती हैं कि आपको कहाँ मारा, क्या मारा, किसने मारा, कोई चोट आई, नहीं आई, किसी प्रकार की कोई गंदी भद्दी गाली वगैरह दी, ऐसे कई सवाल सवाल उसमें होते हैं उस रिपोर्ट में, वो पूछे जाते हैं। कुछ टिक मार्क होते हैं, मतलब ऑप्शनल होते हैं, टिक मार दिए जाते हैं, कुछ में लिखा जाता है। तो ऐसी ही एक रिपोर्ट जो होती है, यही एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को महिला से पूछा जाता है और वही जो कंप्लेंट लेकर आई है, उस कंप्लेंट के आधार पर ही वो फॉर्म भर दिया जाता है। फॉर्म भरने के बाद वो पहुँचा दिया जाता है डीपीओ के सामने, यानी कि जो ऑफिसर होता है उसके सामने। अब वो साहब क्या करते हैं कि उसको देखते हैं एक बार, जैसे किया ठीक, उस पर स्टैम्प लगाई, साइन किया, बस बन गई डीपीओ रिपोर्ट। ये है एक डीपीओ रिपोर्ट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि पति से ही पूछा जाना चाहिए कि आपके साथ में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, नहीं पूछते हैं। वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये घटना हुई है, वहाँ घटना जाकर वहाँ पर विज़िट भी करना चाहिए, वहाँ पे उसका मुआयना भी करना चाहिए कि आपने जो घटना हुई है, कहाँ हुई है, किस जगह पर हुई है, किस घर में हुई है, किस कमरे में हुई है, ऐसी सब चीज़ें, लेकिन वो नहीं करते हैं। बयान भी होने चाहिए, स्टेटमेंट भी होने चाहिए, पति और पति के जिन लोगों का परिवार का नाम लिखा है, उनके स्टेटमेंट भी होने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ कि ऐसी चीज़ें अगर आपकी डीपीओ रिपोर्ट में है, ऐसी चीज़ें अगर आपके सामने आती हैं, तो आपको कुछ विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ सवाल पूछने हैं आपको अपने डीपीओ ऑफिसर से ही, जिसने कि ये डीआईआर रिपोर्ट लगाई है।
वो सवाल क्या है? अब देखिए, ये सवाल पूछने डायरेक्ट आप पूछेंगे, नहीं कोई बताएगा, आपसे कोई मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप ये लीगल तरीके से पूछें, कानूनी रूप से, यानी कि आरटीआई के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई के तहत अगर आप सवाल ये पूछते हैं, तो आपको डेफ़िनिटली उनका जवाब भी मिलेगा और जवाब के साथ-साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी आपको, कॉपी भी मिलेगी, प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखिए, ये आप अपने वकील से भी करा सकते हैं या फिर आप, बेहतर तो यही रहेगा कि आप वकील से कराएँ, क्योंकि जब आरटीआई की रिपोर्ट जाती है, उस पे स्टैम्प लग जाती है ना इस किसी एडवोकेट की, तो वो उसको भी डर रहता है कि अगर मैंने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि आजकल जवाब भी नहीं देते हैं डीपीओ, तो जवाब नहीं दिया तो हो सकता है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, क्योंकि ये वकील है तो आगे भी बढ़ सकता है। तो ये एक मन में डर रहता है कि वकील है तो वकील मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और अगर आप खुद आरटीआई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट हैं हमारे जो आरटीआई खुद डालने की कोशिश करते हैं, कुछ सोचते हैं कि अरे मैं डाल दूंगा, तो फिर आपकी आरटीआई पे ज़्यादा इतना अच्छे से वर्क नहीं होता है और आपको साइड में रख दी जाती है आरटीआई भी। तो वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप एडवोकेट की सहायता लें, उसके द्वारा ही काम करवाएं, ताकि आपको बेस्ट तरीके से बेस्ट आंसर मिल सके, ताकि आप भी डीपीओ ये रिपोर्ट है उसको फॉल्स डिक्लेयर कर सके कि वाकई ये फॉल्स है। तो अब आपको आरटीआई में किन किन सवालों का जवाब आपको चाहिए, किन किन सवालों का आपका जवाब आपको पूछना चाहिए उनमें, सबसे पहली बात कि सवाल ये है कि क्या आपने घटना स्थल का, यानी कि जहां पर घटना हुई है वहां पर आपने विजिट किया या वहां पर उसका मुआयना किया आपने? तो ये सवाल है, उसमें आरटीआई में आपसे आपने पूछना है डीपीओ से। अब जवाब हाँ में आएगा या फिर ना में आएगा। ना में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ना में आएगा तो यहीं पर जो डीपीओ रिपोर्ट है वो यहीं पर जीरो हो गई, क्योंकि बिना घटना स्थल पर जाए हुए आपने कैसे डीआईआर रिपोर्ट बना दी, तो यहीं पे फॉल्स हो गई वो। अगर वो कहता है हाँ गया था मैं, तो गया था, तो अगला सवाल आपका ये है कि आपने, अगर आप गए थे तो आपने क्या उसका नक्शा नजरिया बनाया, जहां पर घटना हुई थी उसका आपने नक्शा बनाया? मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि नक्शा बनता ही नहीं है, डीपीओ घर पर तक जाता ही नहीं है, जिस घर में ये घटना हुई वहां तक जाता ही नहीं है, घर बैठे ही जो है अपनी वही चीज बना देता है, लेकिन वहां पर जाता ही नहीं है। तो अगर नक्शा उसने नहीं नहीं बनाया, नजरिया मतलब जो नक्शा है, विजिट किया बता रहा है लेकिन नक्शा उसने नहीं बनाया, तो पूछ सकते हैं कारण क्यों नहीं बनाया, उसमें कारण वो आपका लिख के देगा, जो फिर इसका मतलब वो कहीं ना कहीं खुद ही फंस रहा है। तीसरा, आप उससे ये पूछेंगे कि क्या आपने जो एक्यूज बनाए हैं, जो रेस्पोंडेंट बनाए हैं, क्या आपने उनको उनका कोई स्टेटमेंट लिया? आपने उनके, क्योंकि उनके बयान होते ही नहीं है, सीधे जैसी महिला आई अपना उसने कंप्लेंट दी, उसी कंप्लेंट पे डीआईआर रिपोर्ट बना के रख दी, तो कोई आपने स्टेटमेंट लिया? बोलेगा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वो भी है। अब इन्हीं सवालों के जवाब आप ये पूछेंगे, तो ये जो सवाल के जवाब ये आरटीआई में देगा डीपीओ, इन्हीं सवालों के जवाब यहाँ पर हाँ में दे ना में दे, इसमें इन सवालों में कुछ भी वो जवाब देगा, फंसना ही फंसना है उसको। हाँ में देगा तब भी मरेगा, ना में देगा तब भी फंसेगा, तो फंसना ही फंसना है उसको। जब वो फंसेगा तो फिर वो कहीं ना कहीं जो जो कॉपी आपको आएगी, आरटीआई कॉपी आएगी, उस कॉपी को आप अपने कोर्ट में, जिस कोर्ट में उसने ये डीआर रिपोर्ट लगाई है, इसमें फाइल किया है केस, उस केस में आप वो कॉपी लगाएं और जज साहब के सामने उन सब प्रश्नों के जवाब पूछने के लिए ओरली पूछें आप उससे, फिर जज साहब से कंप्लेंट करें कि सारी इस तरह की चीजें हैं, और फिर उसको डीआईआर जो डीपीओ है उसको भी कोर्ट में बुलवाएं। ऐसा कई बार हुआ है जहां पर कि डीपीओ को बुलाया गया, हमारे अपने भी केसेस में कई बुलाया है, डीपीओ को बुलाते हैं, कई बार जज ने उसको फटकार मारी है कि तुमने कैसे डीआईआर रिपोर्ट बनाई है, और उसी के आधार पर उस केस को मजबूरन जज को डिसमिस करना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो डीआईआर रिपोर्ट है वो डीआईआर रिपोर्ट ही फॉल्स है। तो जब डीआईआर रिपोर्ट ही फॉल्स है तो फिर आगे उसका केस का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो ऐसे समय पर आपको जरूरी है कि इन सब सवालों के जवाब पूछें, और आप अपने केस में ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप अपने केस को लड़ें और तुरंत के तुरंत आप उसको फॉल्स डिक्लेयर कराएं। और उसके बाद, और अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं और लगता है कि वाकई इसने मुझे हरास किया है डीपीओ ने, तो आप इसको इसके साथ खिलाफ 166A आईपीसी के तहत में इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएं, तक कि इसने जो है अपने जो शक्ति है इसको दी गई है, इसको ताकत जो दी गई है, पावर दी गई है कानून में, इसने जो है उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया, इन्हें मिसयूज किया है गलत तरीके से। तो आप इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं ताकि इसको भी अकल आ सके। तो आप ये सब चीज़ें समझनी है, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप जरूर इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।